Dear students, you are most welcome in our today's class. Today we are starting our English course. The first chapter of our course is A Girl with Basket. This chapter is written by W.C. Douglas, who was an American jurist and politician who served as an associate justice in Supreme Court of USA, and he was nominated by the President F.D. Roosevelt. He was born on 16th October 1898 and he was died on 19th January 1980. In this chapter, the author tells us about a little girl who has the ambition to be free, and she आज का जो हमारा चैप्टर है ए गर्ल विद बास्केट, इसमें लेखक ने हमें एक छोटी सी लड़की के स्वाभिमानी व्यवहार के बारे में बताया है जो शरणार्थी बच्चों के बीच में होती है और प्लेटफॉर्म पर बास्केट बेचने के लिए आती है। वहाँ लेखक को सारे शरणार्थी बच्चे घेर लेते हैं और अपना अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लड़की जब तक लेखक के पास पहुँचती है तब तक लेखक के हाथ सामान से भर चुके होते हैं, वो कुछ और खरीदने की स्थिति में नहीं होते हैं। लेकिन लड़की की भावनाओं को देख के, उसकी आंखों में आंसू देख के लेखक का मन पिघल जाता है और वो दया के रूप में उसकी जो बास्केट टोकरी है उस टोकरी में कुछ पैसे डाल देते हैं। लेकिन यही एक बहुत बड़ी बात होती है जो लेखक महसूस करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें ये चैप्टर लिखना पड़ा कि जैसे ही वो पैसे डालते हैं उस टोकरी में तो वो लड़की एकदम बड़े स्वाभिमान के साथ अपनी टोकरी ऊपर उठाती है, लेखक की आंखों में देखती है और वो पैसे वापस कर देती है। उसकी इस भावना से, इस स्वाभिमानपूर्ण प्रवृत्ति से लेखक बहुत प्रभावित होते हैं और फिर उसकी सहायता करने के लिए वो उसकी टोकरी खरीद लेते हैं। और टोकरी खरीदने के बाद वो लड़की खुश होती है, अपने आंसू पोंछती है और अपने घर को चली जाती है। इस घटना का वर्णन लेखक बाद में पंडित नेहरू से करते हैं और कहते हैं कि यही वो कारण है जिसकी वजह से मुझे भारत से बहुत ज़्यादा लगाव हुआ कि भारतीयों को अपने राष्ट्र से, अपने आत्मसम्मान से बहुत प्यार है और यही कारण है कि भारत से और भारतीयों से बहुत प्यार करता है। तो अब हम बात पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप अपने अपने पाठ बुक्स निकाल लें और मेरे साथ पढ़ते चलें। I had left New Delhi for the Himalayas. मैं दिल्ली से हिमालय के लिए निकल गया। हिमालयाज मीन्स हिमालय पर्वत श्रेणी जो लंबी फैली हुई है। I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet. An old British Army hill station located on 6,000 foot ridge opposite a 120 miles stretch of snow-capped Himalayas. मैं दिल्ली से बरेली तक तो ट्रेन से जाने वाला था और उसके बाद कार से रानीखेत जाना था। रानीखेत जो एक ब्रिटिश हिल स्टेशन है और सी लेवल से, समुद्र तल से 6,000 फुट की ऊंचाई पर है और जो एक पर्वत श्रृंखला सीधी 120 मील तक चली गई है। 120 मील का मतलब होता है लगभग 190-192 किलोमीटर। स्टेज ऑफ स्नो कैप हिमालय मीन्स बर्फ से ढकी हुई चोटियां जो हिमालय की होती है उनके साथ साथ हो, उनके खिलाफ, उनके विपरीत साथ साथ चली गई। द ट्रेन वाज स्लो एंड स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। जो ट्रेन थी जिससे मैं जा रहा था वो धीमी चलने वाली ट्रेन थी और जो रास्ते में पड़ने वाले हर स्टेशन पर रुकती हुई चलती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वयं ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड टू द प्लेटफॉर्म। और जैसे ही मेरी ट्रेन रुकती थी मैं अपने कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलता था और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे। पैक्ड मीन्स भरे हुए होना। सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीट्स, पोर्टर्स, बैगर्स, हॉकर्स। कैसे मनुष्य थे, कैसे आदमी थे उस प्लेटफॉर्म पे? सिख्स थे, मुस्लिम्स थे, हिंदू थे, व्यापारी थे, सैनिक थे,
पुजारी थे, कुली थे और भिखारी भी थे और सामान बेचने वाले भी थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट। लगभग सभी नंगे पैर और सफेद कपड़ों में दिखाई पड़ रहे थे। सबने सफेद लबादे टाइप पहने हुए थे, सफेद ढीलेढाले कपड़े पहने हुए थे। I would ask at least the three people before I could find one who spoke English. और मैं जब 3 लोगों से बात कर लेता था तब कहीं जाके मुझे एक आदमी ऐसा मिलता था जिससे मैं अंग्रेजी में बात कर सकूं। यानी 3 लोगों से बात करने के बाद एक आदमी मुझे अंग्रेजी जानने वाला मिलता था। यानी 1/3 of people were knowing English there. We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. और जब मुझे कोई बात करने वाला मिल जाता था जो मेरी अंग्रेजी भाषा समझ सके तो हम उस दिन के समाचारों के बारे में और जितने भी वहाँ मामले करंट होते थे, ताज़ा जो भी मामले होते थे, उन सब के ऊपर बातें करते थे। In this way I was trying to get the feel of the pulse of the nation. और ये बातें करने का मेरा उद्देश्य क्या था कि मैं इस देश के लोगों से यानी भारत के लोगों से बात करके भारतीय लोगों की भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। और मैं ये भी जानना चाह रहा था कि जिस तरह की रिपोर्ट सरकारी अखबारों में, समाचारों में दी जाती है, उसके प्रति आप इस देश के लोगों का नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है। The route led through one of the richest of India's agricultural areas. जो मेरा रास्ता था, ट्रेन जहाँ से जा रही थी, वो रास्ता भारत के कृषि प्रधान क्षेत्र से होके जाता था। यानी जो भारत का सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्र है, वहाँ से वो रास्ता जा रहा था। This was the plain of Upper Ganga River, 1000 feet above sea level, but tropical. ये जो रास्ता था जहाँ से मैं जा रहा था, ये क्षेत्र अपर गंगा कैनाल का क्षेत्र था, अपर गंगा नदी का क्षेत्र था, जो समुद्र तल से लगभग 1000 फीट ऊपर था, लेकिन फिर भी गर्म था, यानी गर्मी पड़ती थी। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट सोलन विद फ्लड वाटर। और गंगा जो है वो भूरे रंग की नदी, यानी उसमें भूरे रंग की कीचड़ बहती हुई चली जाती थी, जैसे बरसात के मौसम में आजकल होता है। हर बरसात के मौसम में गंगा नदी में कीचड़ भरा पानी जो भूरे रंग का होता है, हल्का मटमैले रंग का होता है, वो बहता हुआ भरा हुआ चला जाता है, गंगा उफनती चली जाती है। तो इस तरह ऑथर में उसी बात को बताते हैं कि गंगा में भूरे रंग का कीचड़ भरा हुआ था, यानी मटमैली मिट्टी धूल सब पानी में भरी हुई मिली हुई बहती हुई चली जा रही थी। Its overflow indenting thousands of acres of rice। और ये जो ओवरफ्लो था, यानी जो इसका प्रसार था, नदी का जो बहाव बढ़ा हुआ था क्षेत्र, उसने हजारों एकड़ धान की फसल को डुबा रखा था, कवर अप कर रखा था। इनंडेटिंग मीन्स किसी चीज को ढक लेना। तो कहते हैं कि इस पानी के विस्तार ने, जो बढ़ा हुआ पानी है नदी से बाहर, किनारों से बाहर फैला हुआ है, जो किलोमीटर्स तक चला जाता है, उसने हजारों एकड़ धान की फसल को भी दाब लिया था, डुबा लिया। टू द नॉर्थ वर जंगल्स। और जहां मैं जा रहा था उससे उत्तर की दिशा में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। उन जंगलों में जहाँ से मैं गुजर के जा रहा था, वहाँ बहुत ज़्यादा घास फैली हुई थी, चारों तरफ बहुत दूर तक घास का फैलाव था, और वो घास भी बहुत ऊंची थी, यानी मनुष्य के सिर से भी ऊंची। और कहीं कहीं उसमें पेड़ों के झुंड दिखाई पड़ते थे। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज। और वो जो झुंड होते थे पेड़ों के, उसमें चीते, हाथी, अजगर और सांप, इन्होंने अपने घर बनाए हुए थे, यानी इन सबके निवास स्थान उन घासों में, उन झुंडों में थे।
उस जंगल में ये सारे जानवर रहते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द ओरिजिन, और वहाँ सब जगह समतल जमीन क्षितिज तक चली जाती थी। क्षितिज तक मीन्स बिल्कुल सामने आकाश से मिलती हुई लगती थी, कि जैसे हमारी जो जमीन वो बिल्कुल सीधी जाती हुई आगे आखिर में आकाश से मिल जाती है। बट डॉटेड here and there by the sacred banyan tree or by rows of parker trees, लेकिन कहीं कहीं उस समतल मैदान में जो पवित्र बरगद के पेड़ हैं, हमारे यहाँ बरगद को पवित्र माना जाता है, पीपल और बरगद को, तो कहते हैं कि कहीं कहीं डॉटेड मीन्स एक धब्बे की तरह कहीं कहीं बरगद के वृक्ष थे या पाकड़ के वृक्षों की सीधी लाइन दिखाई पड़ती थी। Shaped like elms and having thick twisted trunks, और उन पाकड़ के पेड़ों के जो तने थे वो एल्म वृक्ष की तरह दिखाई पड़ते थे। एल्म एक ऐसा वृक्ष होता है जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, तो उसकी तरह लगभग इसके जो ऐंठे हुए तने थे वो दिखाई पड़ते थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और वहाँ ठंडी और नम हवा साउथ वेस्ट से चल रही थी, यानी दक्षिण पश्चिम दिशाओं से गर्म और नमी भरी हुई हवा हमारी तरफ आ रही थी। Some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath. जो बंदर थे वो अपने बच्चों को चिपटाए हुए, जैसे आपने देखा होगा बंदरिया जो है वो बच्चों को अपने पेट से चिपटाए हुए चलती रहती है, तो वो बंदर अपने बच्चों को चिपटाए हुए पेड़ों पे ऊपर नीचे झूल रहे थे, इधर उधर घूम फिर रहे थे। swung of trees at the station looking for, और वो जो वहाँ जो भी उनका आना जाना घूमना फिरना या झूलना था वो केवल भोजन के लिए था। वो कभी कभी वहाँ से घूमते करते भोजन के लिए स्टेशन पर भी प्लेटफॉर्म पर भी आ जाते। The villages we passed had walls made of mud mixed with water and cotton, और जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती थी जो गांव गुजरते जा रहे थे वहाँ से, उन गांवों में जो दीवारें थी वो मिट्टी और गोबर से बनी हुई होती थी। आपको ध्यान होगा, आपने कहीं कहीं देखा जो पुराने मकान होते थे अब से 50-100 साल पहले, तो उनकी दीवारें मिट्टी की बनाई जाती थी और गोबर और भूसा पानी मिट्टी मिला के उन्हें ऊपर से लीपा पोता जाता था, जिससे उनकी जो सरफेस है वो मजबूत हुई रहती थी। Their peaked roofs were thatched, bundles of grasses tied to bamboo poles stretched across the rafters, और वो जो घर होते थे मिट्टी की बनी हुई दीवार होती थी, उन घरों के जो पीक्ड रूफ थी, पीक्ड रूफ मीन्स चोटीदार छतें जो होती थी इस तरह जैसे झोपड़े की होती थी जिसमें दोनों तरफ छान डाली होती है, तो उनमें घास ऊपर से डाली हुई थी, घास के जो बंडल हैं वो डाले हुए थे, और बीच में उनमें लंबे लंबे बांस लगाए गए थे, बल्लियों की तरह लगाए गए थे। द डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम, और उन दीवारों पर जो लौकी की बेलें थी वो फूल रही थी, फूल मीन्स उन पर फूल आ रहे थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप वॉल्स, और वो इतनी फैली हुई थी कि उन्होंने उन दीवारों पर जो धूसर रंग कहते हैं मटमैला रंग होता है, उन धूसर रंग की दीवारों पर लाइन जैसी धागे जैसी बनाई हुई थी। At one station, my routine of talking to people was interrupted. अब लेखक के जो इधर उधर तन्मयता थी, जो लगे हुए थे देखने में, आसपास के जो दृश्यावली थी उसे वो देख रहे थे, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। अगले स्टेशन पर जब वो पहुंचती है ट्रेन, तो अचानक as soon as I alighted, a group of young children gathered around me. तो कहते जैसे जैसे मैं उतरा प्लेटफॉर्म पे, तो एक बच्चों के झुंड ने मुझे एकदम चारों तरफ से घेर लिया। They were selling baskets, hand-woven reed baskets with simple designs and patterns. वो सारे बच्चे
हाथों से बनी हुई टोकरियां बेच रहे थे जिन पर साधारण चित्र बने हुए थे, साधारण चित्रकारी की गई थी। They held the basket high, shouting words I did not know but conveying unmistakably their desire. वो अपनी टोकरियों को ऊपर उठा रहे थे, सिर से ऊंची उठा कर शोर मचा रहे थे, कुछ कह रहे थे। हालांकि मैं उनकी भाषा नहीं समझ पा रहा था, लेकिन फिर भी बिना किसी गलती के मैं ये समझ पा रहा था कि वो क्या कहना चाहते हैं। These were refugee children. ये जो बच्चे थे शरणार्थी बच्चे थे। शरणार्थी शब्द आपके लिए नया हो सकता है। शरणार्थी को मैं एक बार क्लियर करना चाहूंगा आप बच्चों के सामने। शरणार्थी वो लोग होते थे कि जब 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय जो लोग हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान में गए थे, विशेष रूप से मुस्लिम्स, और जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, विशेष रूप से हिंदू और सिख्स, वो लोग जो यहाँ से पाकिस्तान में गए थे वो पाकिस्तान में शरणार्थी थे, और जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे वो हिंदुस्तान में शरणार्थी थे। इन लोगों को सामने बहुत परेशानियां आई थी, इन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, तब जाके ये कहीं जम पाए थे। तो उसी बारे में इनका मतलब है। शरणार्थी जो बच्चे थे ये उन्हीं लोगों के बच्चे थे जो दोनों देशों में इधर से उधर आए हुए थे। When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence. वही बात लेकर कहते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा निश्चित हो गया तो उसके बाद लाखों लोग अपनी जगह से उजाड़ दिए गए, पुरानी जगह से उजाड़ दिए गए। तो धार्मिक आंदोलन, धार्मिक झगड़े, धार्मिक उन्माद की वजह से वो लोग वहां से अपनी जान बचा के भाग गए, छोड़ के। There were selling baskets and woven reed sorry मैं पीछे हट गया हूँ, फिर से ठीक आते हैं। 9 million people have left Pakistan and came to India. 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। Driven by the fear of religious fanaticism. Religious fanaticism means धार्मिक उन्माद। धार्मिक उन्माद वो होता है जब लोग धर्म के कारण एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो जाते हैं, और उस समय कोई किसी को बिल्कुल कुछ नहीं देखता, हमारे सामने कौन है कौन नहीं है, जिससे रोज उठना बैठना होता है, जिससे रोज दोस्तियां होती थी, वो सब दुश्मन दिखाई देता है। उसे कहते हैं धार्मिक उन्माद, रिलीजियस फैनेटिसिज्म। तो उस रिलीजियस फैनेटिसिज्म के कारण ये लोग डर की वजह से अपनी जान बचाकर अपने घर, अपनी जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ के भाग आए थे। They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek. और ये सभी लोग इस समय बहुत गरीब थे, क्योंकि जब ये शुरू हुए थे, इनके जत्थे के जत्थे वहां से भागे थे, तो इनके पास लेने के लिए बहुत कम सामान था, बहुत कम पैसे थे, इसलिए वो लोग इस टाइम बहुत गरीब स्थिति में थे। For all they could carry was a bit of food and a few belongings. क्योंकि जब वो वहां से भागे तो केवल छोटा मोटा सामान, कुछ खाना ही ले पाए थे, और उन्हें वहां से बहुत जल्दी में अपनी जान बचा के भागना पड़ा। Soon they were out of food. और वो इतना कम भोजन था, सामान था कि थोड़े ही समय में वो खाना खत्म हो गया, पानी खाना सब समाप्त हो गया। As few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. और जब उनका खाना पानी खत्म हो गया, उसके बाद ये स्थिति आई कि जो आदमी भूख से प्यास से रास्ते पे जहां गिर गया वही उसकी मौत हो गई। इतना दर्दनाक स्थिति से ये लोग गुजरे। The children selling basket were sons and daughters of these refugees. ये जो बच्चे थे ये इन्हीं शरणार्थी लोगों के पुत्र और पुत्रियां थे, बेटे बेटियां थे। They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living
इन मार्केट्स ऑलरेडी पुअर फार्मर्स। ये जो इन बच्चों के रिश्तेदार थे, माता पिता थे, ये सारे वहाँ से इकट्ठे होकर शहरों में जा बसे थे। वहाँ उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें बनानी शुरू कर दी थी और उनके स्टॉल लगाकर उन्हें बेचना शुरू किया था, जिससे कि ये अपनी जीविका चला सके, अपना जीवन यापन कर सके। और ये सारी चीज़ें वो उस मार्केट में बेचते थे जहाँ पहले से ही बेचने वालों की बहुत भीड़ होती थी। इसी कारण इनका सामान बिकना भी बड़ा मुश्किल हो जाता। They lived in cloth and grass sheds that lined in streets. और ये लोग रहते कहाँ थे जो वहाँ से भाग के आए थे? उन्होंने गलियों में घास फूस से, पुराने कपड़े लत्तों से छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बना ली। The peasants among these refugees had been accustomed to little all year life. और ये जो किसान लोग थे जो वहाँ से भाग के आए थे, ये थोड़े में ही गुजारा करने के अभ्यस्त थे, यानी इन्हें बहुत ज़्यादा पैसे की जीवन यापन के लिए जरूरत नहीं होती थी। For the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. क्यों अभ्यस्त थे? इन्हें थोड़े में गुजारा करने की आदत क्यों थी? क्योंकि एक सामान्य किसान की सालाना आय, वार्षिक आमदनी $100 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी उस समय। यानी एक छोटा जो किसान, सामान्य किसान नहीं होता था, उसकी सालाना आय ज़्यादा से ज़्यादा $100 होती थी। The average unskilled labor makes 30 cents a day or less than $2 a week. And average unskilled labor, जो अकुशल मजदूर थे, अकुशल मीन्स, लेखक ने अकुशल मजदूरी ने क्यों कहा है? क्योंकि इनमें से ज़्यादातर किसान लोग थे और ये किसान केवल खेती करना जानते थे, ये कोई भी कारीगरी नहीं जानते। इसलिए इन बेचारों के लिए कोई भी चीज़ बनाना, कोई भी चीज़ बेच देना कोई मामूली बात नहीं थी। इसीलिए इनकी इनकम 30 सेंट्स ए डे, यानी 30 सेंट पर डे और $2 पर वीक, यानी एक हफ्ते में $2 से ज़्यादा नहीं होती। There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. और ये लोग जो 30 सेंट्स रोज या $2 पर वीक कमाते थे, एक हफ्ते में $2 कमाते थे, उनका भोजन कैसा होता था? एक प्याज, एक रोटी का टुकड़ा, दाल का एक कटोरा और दूध, और कभी कभी बकरी के दूध का बना हुआ पनीर। ये इन लोगों का रोजाना का भोजन होता था, जिससे अपना पेट भरता। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। और इन्हें कोई भी चीज़ नहीं मिलती थी जिसे हम पौष्टिक कह सकते हो, यानी ना इन्हें चिकनाई मिलती थी, घी तेल वगैरह कुछ नहीं मिलता था, ना इन्हें मीट मिलता था, ना इन्हें मिठाइयाँ मिलती थी, और ना ही इन्हें चाय या कॉफ़ी मिलती थी, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब स्थिति में थे। $100 a year is not $2 a week. कहते हैं कि जो सालाना की इनकम $100 की है, उसका मतलब ये नहीं है कि हर हफ्ते आपको $2 मिल जाते हों। यानी एक साल में लगभग 50 हफ्ते होते हैं और 50 हफ्ते का एवरेज बैठता है $2 पर वीक। लेकिन लेखक इस बात को क्लियर करते हैं कि $100 सालाना का मतलब ये नहीं है कि $2 हर सप्ताह आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि किसान या मजदूर का काम इस तरह रेगुलर नहीं चलता है। आए तो एक महीने में $6 आ जाए, $20 आ जाए, और ना आए तो 2-2 महीने तक कुछ भी पैसा घर में ना आए। Yet, even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. और इसीलिए $2 पर वीक या 30 सेंट रोजाना कमाना भी इन लोगों के लिए इसलिए मुश्किल था
क्योंकि ये लोग अपना सामान वहां बेचते थे जहां खरीदार भी गरीब ही होते। That no doubt in the region these little children descended on me like locusts. और यही कारण था कि ये जो बच्चे थे शरणार्थियों जो सामान बेच रहे थे, ये मुझे प्लेटफॉर्म पर देखते ही मेरी तरफ टिड्डियों की तरह छपटे, एकदम मुझे चारों तरफ से इन्होंने घेर लिया। आई मैं एन अमेरिकन, एक अमेरिकन व्यक्ति, was doubtless the most promising market they had seen. उन्होंने क्यों घेर लिया लेखक को चारों तरफ से? क्योंकि एक अमेरिकन व्यक्ति जो उस प्लेटफॉर्म पर उतरा, वो उनकी नज़र में बहुत अच्छा खरीदार था। उन्हें पता था कि ये जो खरीदेगा हमारी सारी चीज़ें सबसे अच्छी बिक्री अभी हो सकती है, यही आदमी खरीद सकता है, इसीलिए उन्होंने चारों तरफ से लेकर को घेर दिया। I bought one tiny basket for a few bananas, another fruit basket for a bit more, a beautiful wet paper basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, a few fans for an anna or two a piece. अब लेखक ने क्या खरीदा? उन्होंने एक कुछ आने में एक बास्केट खरीदी, एक टोकरी खरीदी, फिर दूसरी फ्रूट बास्केट यानी फल रखने की डलिया खरीदी कुछ पैसे के लिए, और एक जो रद्दी कागज की बनी हुई टोकरी थी वो खरीदी, और एक बहुत प्यारी सिलाई का सामान रखने की टोकरी 1 रुपये में खरीदी, और कुछ हाथ के बने हुए जो पंखे होते हैं वो कुछ आने में खरीदे, और 1 या 2 पीस उन्होंने उस तरीके से खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स। और वो कहते हैं कि सामान से मेरी बाहें भर गई, यानी मेरी गोद में सामान बहुत हो गया, और मैंने देखा कि मेरे 50 आने भी खर्च नहीं हुए थे। 50 सेंट्स भी खत्म नहीं हो पाए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स। और वो जो बच्चे वो मेरे पास से अपने सामान को दिखाते हुए, चिल्लाते हुए, गुजरते हुए चले जा रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड, अनेबल टू मूव। और उन बच्चों के बीच में मैं जैसे कि एक कैदी बन के रह गया था। उन्होंने मुझे चारों तरफ से इस तरह घेर लिया था कि मैं वहां हिलडुल भी नहीं सकता था। The most diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. अब मैंने देखा कि एक बहुत प्यारी सी 9 साल की बहुत अच्छी तरह से बातें करने वाली बच्ची मेरे सामने थी। She had a lovely basket with handle, और उसके हाथ में एक मूठ लगी हुई एक हत्तेदार बहुत प्यारी सी टोकरी थी उसके पास। And she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents. तो उस टोकरी के लिए वो बच्ची 1 रुपया या 8 आने या कम से कम 30 सेंट्स तो हर हाल में चाहती थी। She was the earnest pleader. She was an earnest pleader. वो एक बड़े गंभीर प्रस्तोता थी। प्रस्तोता कहते हैं जो अपनी बात को बड़े मजबूती से रखते हैं, प्लीडर जैसे होते हैं, वकील की तरह, यानी अपनी बात को कहने में बड़ी मजबूती से जो लोग सामने पेश करते हैं। तो वो अपनी जो टोकरी बेचनी थी उसकी जो प्रार्थना कर रही थी या जो भी कुछ कह रही थी टोकरी बेचने के लिए, वो बड़ी प्रभावशाली तरीके से उसे पेश कर रही थी। She had wanted, there were tears in her eyes. लेकिन उस लड़की की आंखों में आंसू थे। She pleaded and begged in tones that would wring my heart. और उस आंसुओं भरी लड़की ने जिस तरीके से मुझसे टोकरी खरीदने के लिए कहा, उसने मेरे दिल को झकझोर दिया। यानी उस बच्ची ने इस बढ़िया तरीके से अपनी बात लेखक के सामने रखी टोकरी बेचने की कि उससे लेखक का मन पिघल गया। My arms were full. I had no room left along my feet for another basket. मेरी बाहें सामान से भर चुकी थी और अब मेरे पास कोई जगह सामान के लिए नहीं थी।
और ना ही मुझे अब अतिरिक्त टोकरी की कोई आवश्यकता भी नहीं थी कि मैं वो टोकरी खरीदूं। बैलेंसिंग माई बास्केट and fence on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl had imploringly before me. अब ना तो मेरे पास सामान खरीदने की जगह बची थी और ना ही आवश्यकता थी, लेकिन उस बच्ची के व्यवहार को देख कर, उसके सामान बेचने के तरीके को देख के मेरा मन बिल्कुल पिघल गया और मैंने ना खरीदते हुए भी मेरे हाथ मेरे कोट की जेब में गए और मैंने अपने दाहिने हाथ की तरफ की कोट की जेब से कुछ पैसे निकाले जो लगभग 15 सेंट्स रहे होंगे और उस लड़की की टोकरी में डाल दिए। I tried to explain that I could not buy the basket but extended the gratuity as a substitute. और मैं ये कहना चाह रहा था, उस लड़की को ये बताना चाह रहा था कि मुझे अब कोई सामान खरीदने की या टोकरी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ये पैसे दिए। I realized at once what offense I had given. This is the main point. लेखक कहता है कि जैसे ही मैंने वो पैसे उसकी टोकरी में डाले, मुझे तुरंत ये अनुभव हुआ कि मैं कोई गलती कर चुका, कोई अपराध मैंने कर दिया है। क्यों? The child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation. वो लड़की 9 साल जो चिथड़े जैसे कपड़े पहने हुए थी, गुजरों में लिपटी हुई थी और भुखमरी की कगार पर थी, रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई। Reached into the basket and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और बड़े शानदार तरीके से, पूरे स्वाभिमान के साथ, पूरी शान के साथ उसने वो पैसे अपनी टोकरी में से उठाए और मुझे वापस कर दिए। There was only one thing I could do. अब मैं उससे इतना प्रभावित हुआ, लेखक कहते हैं कि उसके मैं इस काम से इतना प्रभावित हुआ कि आखिरकार मुझे और कोई रास्ता नहीं मिला और मैंने वो टोकरी खरीद ली। She wiped her eyes, smiled and dashed down the platform. और जैसे ही मैंने वो टोकरी खरीदी, उसे पैसे दिए, वो लड़की मुस्कुराई, मैं आंसू पहुंचे और डिब्बे से प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गई। Headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. और अपनी उस घास फूस की झोपड़ी में चली गई, क्योंकि उसे उस दिन के लिए जो सबसे कम से कम आवश्यकता थी 30 सेंट्स की, वो मिल चुकी थी। मैंने उसकी टोकरी 30 सेंट्स में खरीद ली। I told this story to Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कहते हैं कि जब मैं बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला तो मैंने उन्हें भी ये कहानी बताई। I told him it was one reason I had fallen with love with India. कहते हैं कि ये मैंने उन्हें बताया। I told him it was one reason I had fallen in love with India. यह भी एक मुख्य कारण था जिस कारण से मैं भारत से प्रेम करने लगा हूँ। क्या कारण था? उस लड़की का स्वाभिमान और राष्ट्रीयता। वो नहीं चाहती थी कि एक विदेशी के सामने मैं दया का पात्र बनूं या उससे रहम की भीख मांगूं या वो मुझे दया में कुछ पैसे दे। एक विदेशी आदमी। The people I saw in India, those in the village as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship. कहते हैं मैंने लोगों को जो भारत में देखा, चाहे वो गांव में रहते हैं, गरीबी स्थिति में रहते हैं, चाहे हाई ऑफिस यानी बहुत बड़े बड़े कार्यालयों में यानी बहुत अच्छी जगह, बहुत शहरों में रहते हैं, उन सब में मैंने एक चीज़ देखा कि उन्हें अपने स्वाभिमान का बहुत ध्यान है
उनके मन के स्वाभिमान भरा हुआ है और अपनी राष्ट्रीयता से उन्हें बहुत प्यार है। अपने देश से, अपनी नागरिकता का वो हमेशा ध्यान रखते हैं। डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, श्रेष्ठता और नागरिकता, यानी वो एक श्रेष्ठ नागरिक बनने की हमेशा कोशिश करते हैं। दे आल्सो हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनके मन में जुनून है अपनी आज़ादी के लिए, स्वाभिमान है, अपनी स्वाधीनता के लिए उनके मन में बहुत जोश है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्कलर एंड पॉवर्टी, ये छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची जो गंदगी में और भुखमरी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो व्याकरण में और शिष्टाचार में, तौर तरीकों में सबसे अशिक्षित थी, यानी उसने कहीं कोई शिक्षा नहीं प्राप्त की थी। had given me a glimpse of warm soil of India, उस गंदगी और भुखमरी में पैदा होने वाली अशिक्षित छोटी सी लड़की ने मुझे भारत के भविष्य की एक झलक दिखा दी थी, यानी मुझे ये एहसास करा दिया था कि भारतीयों के मन में, भारतीयों की आत्मा में अपनी आज़ादी के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा तीव्र भावना रहती है। उसे सुरक्षा के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, कोई समझौता नहीं करते। तो ये हमारा आज का पाठ था। आशा है आपको समझ आया होगा। नहीं आया आप वीडियो को देख सकते हैं, इसे याद कर लें और अपनी कॉपी में भी इसके जो मैंने आपको समझाया उसे नोट कर लें, जिससे आपको फिर पढ़ने में, आप तैयारी करने में आसानी रहेगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।